नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देखिए दोस्तों, 2080 इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए जो डेट दिया गया है आपका 29 नवंबर, वो तिथि दोस्तों जो है अब नज़दीक आ रही है। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है अभी तक एग्ज़ाम के बारे में कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है कि कोई भी डेट चेंज होगा या नहीं होगा। तो आपको अभी तक जो है 29 नवंबर का डेट मानकर ही तैयारी करना जो है सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि यदि 29 नवंबर को परीक्षा होता है तो आपको उस दिन जो है तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों हम लगातार आपको प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं और आज हमारा प्रैक्टिस सेट का जो है ये 28वां प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 प्रश्न दिए जाएंगे। दोस्तों 40 में से आप कितने प्रश्न सही करते हैं ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने क्वेश्चन का जो लेवल है काफ़ी अच्छा रखा है, क्योंकि पिछले वीडियो में आपने बताया था कि लेवल थोड़ा जो है बढ़ाना चाहिए। तो देखिए इस वीडियो में आपको अच्छे लेवल क्वेश्चन मिलेंगे, तो ज़रूर 40 प्रश्न को सॉल्व करिएगा। इसकी जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम पर आंसर के साथ मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर जो है PDF लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए यदि बात करें कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बागोर से जो है पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। अब बात करें कि बागोर ये कहाँ पर है, तो आपने एक स्थान का नाम सुना होगा, भीलवाड़ा। कोरोना वायरस के समय में भी जो है भीलवाड़ा का जो मॉडल है काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था, तो आपने सुना होगा भीलवाड़ा, तो जो कि राजस्थान में है। तो भीलवाड़ा के निकट ही जो है बागोर नामक स्थान है, यहीं से जो है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के जो है प्रमाण मिलते हैं। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। बागोर कहाँ पर है, भीलवाड़ा में, राजस्थान में। दूसरा प्रश्न है, निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए 3 मंदिरों का नाम लिखा है, बृहदेश्वर मंदिर, गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर और महाबलीपुरम का तटीय मंदिर। तो देखिए इसका जो सही क्रम हमारा हो जाएगा, सबसे पहले जो है आता है महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, तो नंबर 3 पहले हो जाएगा। उसके बाद बना था बृहदेश्वर मंदिर, तो नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद आता है गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर, तो आ जाएगा 3, 1, 2 जो है हमारा इस प्रश्न का सही क्रम हो जाएगा दूसरे प्रश्न के लिए। तो 3, 1, 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिएगा, पुष्य मित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है। देखिए पहली बात जान लीजिए कि पुष्य मित्र शुंग के द्वारा जो है 2 अश्वमेध यज्ञ कराने की जानकारी मिलती है, और ये जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अयोध्या लेख से जो है पुष्य मित्र शुंग द्वारा जो है 2 ये अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी मिलती है। और ये अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था, तो पतंजलि के द्वारा जो है यह अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया गया था। तो ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। चौथा प्रश्न है, स्लेट और संगमरमर कौन सी चट्टानें हैं, किस प्रकार की चट्टानें हैं। तो ये प्रश्न हमने कई बार पढ़ चुके हैं हम। तो जो स्लेट और संगमरमर होते हैं ये दोनों कायांतरित चट्टानें हैं। क्या हैं, कायांतरित चट्टानें हैं। सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है। तो किस धारा को काली धारा भी कहा जाता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो क्यूरोसियो की धारा है इसे काली धारा के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्यूरोसियो की धारा। ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। छठा प्रश्न है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए जो सुरक्षा के लिए मराठों के दाव थे तो उनको कहा जाता था चौथ। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखिएगा, सातवां प्रश्न है कि दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मदरसा का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली में पुराने किले के सामने जो खैरुल मंजिल नामक मदरसा था इसका निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, माहम अनगा के द्वारा जो है खैरुल मंजिल नामक मदरसे का निर्माण करवाया गया था। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माहम अनगा। आठवां प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से जो है सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए 4 यहाँ पर आयोग दिए हुए हैं या फिर घोषणा पत्र दिए हुए हैं, इनको जो है सही क्रम में हमें सम्मिलित करना है। तो देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको सभी का जो है पता होना चाहिए जो कौन सी आयोग था वो कब आया था। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि हंटर आयोग, तो हंटर आयोग का जो गठन था वो 1882 में हुआ था। तो पहले आप याद रखिए हंटर आयोग का गठन 1882 में हुआ था। सैडलर आयोग की बात करें तो सैडलर आयोग 1917 में बना, 1917 याद रखिए। जो वुड का घोषणा पत्र था ये कब आया था, 1854 में। 1854 में जो है वुड का घोषणा पत्र। और जो सार्जेंट योजना थी यह 1944 में आई थी। तो अब आप क्रम आसानी से लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, वुड का घोषणा पत्र जो है सबसे पहले 1854 में आया था, तो सबसे पहले हमारा सी आ जाएगा।
उसके बाद आता है हंटर आयोग जो कि 1882 में आया था, तो सी के बाद जो है ये हमारा सही क्रम हो जाएगा। उसके बाद आता है सैडलर आयोग जो कि 1917 में आया था, तो ऑप्शन नंबर इसके बाद हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और सबसे अंत में आता है सार्जेंट योजना जो कि 1944 में आई थी, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार हो जाएगा। तो CABD जो है हमारा सही क्रम हो जाएगा। CABD यानी कि इस प्रश्न का 8वें का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। CABD देखिए जो सभी का संबंध है वो शिक्षा से संबंधित है, तो आप याद रखिएगा जो भारत में शिक्षा का विकास हुआ था तो इनसे संबंधित ये सभी जो है आयोग भारत में गठित किए गए थे। 9वां प्रश्न है, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का जो है प्रतिनिधित्व करने वाला कहकर किसने उपहास किया था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन ने जो है ऐसा कहा था। लॉर्ड डफरिन से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि लॉर्ड डफरिन के समय में ही 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये बात आपको यहाँ से याद रखना है। 10वां प्रश्न देखिए, वैलून्स कौन हैं? यानी कि जो वैलून्स है इसका संबंध किससे है? दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, बेल्जियम की फ्रेंच भाषी आबादी या फिर न्यूजीलैंड के मूल निवासी? सही आंसर हो जाएगा सी। जो बेल्जियम की फ्रेंच भाषी आबादी है उन्हें जो है वैलून्स के नाम से जाना जाता है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो गलत कथन आपको चुनना है। देखिए पहला क्या है, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है कि काली मिट्टी में आर्द्रता यानी कि नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र और पंजाब में पाई जाती है, बिल्कुल गलत है। तो असत्य कथन में छाटना था, डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यदि हम काली मिट्टी की बात करें तो यह गंगा के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रमुख रूप से पाया जाता है। अगला देखिए 12वां प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश यानी कि जो तिरुपति का मंदिर है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है, वेंकटेश्वर का मंदिर है, वो 12वें का सही आंसर हो जाएगा। शेषाचलम पर्वत पर पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर? शेषाचलम पहाड़ी पर स्थित है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी प्रश्न को आप सॉल्व करते हुए चलिएगा और अंत में अपना स्कोर हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए। 13वां प्रश्न है, आयोडीनीकृत नमक क्या है? आयोडीनीकृत नमक क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक का जो मिश्रण होता है उसी को हम आयोडीनीकृत नमक कहते हैं। ये ऑप्शन अगर आपने चुना है तो आपका जवाब सही है। 14वां प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब हुई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 में। देखिए 20 मार्च 1985 को भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की जो है स्थापना की गई थी। बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखिए, सूची 1 को 2 के साथ मिलाइए और जो है सही उत्तर का चयन करना है। देखिए एक तरफ स्थान दिए हुए हैं, राज्य दिए हुए हैं और एक तरफ कुछ पर्वत चोटियाँ या फिर पर्वत दी हुई हैं, तो इन्हें हमें सम्मिलित करना है। देखिए 15वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारा केरल में कौन सी पर्वत है वो है अनाईमुड़ी चोटी हो जाएगी केरल में। और वहीं बात करेंगे नागालैंड में, तो नागालैंड में सरामती हो जाएगी। उत्तराखंड में नंदा देवी और तमिलनाडु में जो है डोडा बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम कूट देखें 15वें प्रश्न का, तो देखिए जो सी है यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता, बिल्कुल गलत है। किसी राज्यपाल को पद यानी कि पदावधि पूर्ण होने से पूर्व भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है, कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता, ये भी गलत है, क्योंकि कोई भी राज्यपाल जो है 5 वर्ष के बाद फिर जो है राज्यपाल बन सकता है। ऐसे बहुत सारे राज्य देखे गए हैं जहाँ पर एक राज्यपाल 5 वर्ष से अधिक जो है रह चुके हैं। तो दोनों ऑप्शन यानी कि जो दोनों हमारे विकल्प दिए हुए हैं दोनों गलत हैं। सही उत्तर का चयन करना था, दोनों ही नहीं, यानी कि दोनों ही इसमें से सही नहीं है।
तो डी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखिएगा, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो ये बात कहाँ पर कही गई है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में जो है ये बात कही गई है कि जो है सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यवाही होगी वो अंग्रेजी भाषा में ही होगी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 18वां प्रश्न। देखिए चिरेप्टोरोफिली क्या होता है, यानी कि जो चिरोप्टेरोफिली जो है इसका अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा कि चमगादड़ों के परागण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो जो हम्बनटोटा बंदरगाह है यह श्रीलंका में स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 20वां प्रश्न। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है किसके कारण? तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में जो वर्षा का कारण है वो है पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही जो है भारत के उत्तर पश्चिम भारत में जो है भाग में शीतकालीन वर्षा होती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 21वां प्रश्न। सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यूसे का संबंध किससे है? क्यूसे का संबंध है प्रवाह की दर से। बाइट का संबंध है कंप्यूटर से। रिक्टर का संबंध है भूकंप की तीव्रता से। और बार का संबंध जो है वो हो जाएगा दाब से। तो ये बात यहाँ से आपको याद रखना होगा। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? अगर हम कूट देखें तो देखिए 21वें प्रश्न का अगर हम कूट देखें तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न। पराश्रव्य तरंगे यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, कितनी होती हैं, यानी कि कितने हर्ट्ज से अधिक होने पर हम पराश्रव्य तरंगे कहेंगे किसी भी चीज़ को? तो सही आंसर हो जाएगा जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है उसे हम पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा जीनोन को जो है स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। अगर आपने सी चुना था तो आपका जवाब जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न देखिएगा, मिर्ची से जलन उत्पन्न होने का कारण क्या है? मिर्ची से जलन उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा कैप्सिसिन जो होता है यह मिर्ची में जलन उत्पन्न करने का कारण होता है। क्या? सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25वां। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी साहचर्य लाइकेन बनाता है? कौन सा सहजीवी साहचर्य लाइकेन बनाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। शैवाल और जो कवक होते हैं यह लाइकेन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं? देखिए जो जोग जलप्रपात है कर्नाटक में बिल्कुल सही है। धुआंधार मध्य प्रदेश में ये भी सही है। हुंडरू जो है झारखंड में है ये भी सही है। पापनासम जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा सुमेलित नहीं है। अगला देखिए 27वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध रखता है, बिल्कुल गलत है। दूसरा है संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 300A जो है उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंत स्थापित किया गया है, बिल्कुल सही। देखिए दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी केवल 2 और 3। देखिए जो हमारा संपत्ति का अधिकार है वर्तमान में 300A में रखा गया है और यह वर्तमान में जो है कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ है। तो ये कहा गया था कराची अधिवेशन 1931 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार पटेल ने की थी। इसी में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। अगला प्रश्न है 29वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक स्वस्थ शरीर का मतलब है ऐसा शरीर जो अपनी आत्मा के वशीभूत होता है और एक उपकरण की तरह सदैव इसकी सेवा के लिए तैयार रहता है। तो सही आंसर हो जाएगा जो ये कथन है ये महात्मा गांधी का था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 30वां प्रश्न है,
पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद का क्या होगा? पृथ्वी पर चली जाएगी? नहीं जाएगी। चंद्रमा पर चली जाएगी? ये भी नहीं होगा। पृथ्वी पर गिरेगी? गलत है। यदि पृथ्वी के परितः घूमने वाले किसी भी उपग्रह से अगर गेंद बाहर गिराई जाती है तो वह पृथ्वी के परितः जो है उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ जो है पृथ्वी की कक्षा में जो है घूमती रहेगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में सबसे दक्षिणी में कौन है? यानी कि सबसे दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सह्याद्री जो है सबसे दक्षिण में हो जाएगी। कौन सी? सह्याद्री। और अरावली तो हमारी राजस्थान और उत्तर में आती है। सतपुड़ा भी जो है मध्य प्रदेश में आती है। तो सह्याद्री जो है दक्षिण में आती है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 32वां प्रश्न देखिएगा, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है नाबार्ड, फुल फॉर्म दिया है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया है इसकी स्थापना 12 जुलाई 1988 में की गई थी। तो देखिए पहली बात करें कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो 22 जुलाई 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 22 जुलाई 1982 में हुई थी, 88 में नहीं हुई थी। तो बी ऑप्शन जो है गलत दिया है। तीसरा ऑप्शन देखिए, इसकी स्थापना का सुझाव जो है श्री वी शिवराम समिति ने दिया था, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी है, इसके वर्तमान अध्यक्ष गोविंद राजुलु चिंतला हैं, बिल्कुल सही है। वर्तमान अध्यक्ष गोविंद राजुलु चिंतला ही हैं। तो गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, इसकी स्थापना 22 जुलाई 1988 को नहीं बल्कि 12 जुलाई 1988 को नहीं बल्कि 22 जुलाई 1982 को हुई थी। ये दो बात आपको यहाँ से याद रखनी है। 33वां प्रश्न है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की बैठक में उपस्थित हो सकता है? तो संसद का सदस्य न होने के बावजूद भी कौन दोनों में उपस्थित हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। इनका उल्लेख आता है अनुच्छेद 76 में और ये संसद के किसी भी सदन में जो है भाग ले सकते हैं। अगला प्रश्न है 34वां, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाता है? तो देखिए जो डीमैग्नेटाइजेशन की प्रक्रिया है उसके द्वारा किसी भी धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है, क्या कहते हैं? डीमैग्नेटाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा का संबंध विलुप्त जीवों से है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 35वें प्रश्न का? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पैलेओंटोलॉजी का जो संबंध है वो है जीव विज्ञान की उस शाखा से जिसका संबंध विलुप्त जीवों से है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 36वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला दिया है कि भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है, ये गलत है, 5 से अधिक राज्यों में फैला है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला, ये भी गलत है, पश्चिमी घाट जो है 6 राज्यों में फैला हुआ है। तीसरा ऑप्शन है पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ, ये बिल्कुल सही है। तो केवल 3 जो है हमारा ऑप्शन नंबर केवल 3 जो है सही हो जाएगा कि पुलिकट झील जो है केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है। 37वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला देखिए अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी आते हैं, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 88 में भारत के महान्यायवादी के संसद के सदनों और समितियों से जुड़े अधिकार दिए हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा दिया है कि अनुच्छेद 231 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, बिल्कुल गलत है। देखिए जो राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति होती है वो अनुच्छेद 123 में होती है, 231 में नहीं। तो सी ऑप्शन जो है गलत है। इसके अलावा अनुच्छेद 165 राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पर है सुमेलित नहीं है, बाकी सभी जो है सुमेलित हो जाएंगे। 38वां प्रश्न है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो खाद्य एवं जो कृषि संगठन का मुख्यालय है वो रोम में है। कहाँ पर? रोम। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39वां, कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र किस राज्य में है? कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र कहाँ पर है? गुजरात जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और आज का देखिए हमारा अंतिम क्या है प्रश्न, ओम के नियम के अनुसार वी यानी कि विभवांतर किसके बराबर होता है? तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा V = IR। तो यही आपका होता है विभवांतर बराबर धारा गुणे चालकों का प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने कुल मिलाकर 40 प्रश्न देखे। आपने कितने प्रश्न से किस किए हमें ज़रूर बताइएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। वीडियो कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।